अध्याय 31 साधना के स्तर। मैं अपनी कुटिया में पालथी मारकर बैठा था और कल की अध्ययन सभा में कही गई वेई लिन की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। उस समय उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था जब उसने मुझे पिछले टूर्नामेंट के अभिलेख दिखाए थे। सबसे मजबूत प्रतिभागी आमतौर पर चतुर्थ, 4th या पंचम, 5th चरण में होते हैं, उसने समझाया था, पुराने प्रतियोगिता अभिलेखों को फैलाते हुए। ये नए शिष्य नहीं हैं, ये वे लोग हैं जो वर्षों से बाहरी संप्रदाय में अटके हुए हैं, संसाधन एकत्र कर धीरे धीरे अपनी साधना का आधार बना रहे हैं। जो कोई भी षष्ठ, 6th चरण तक पहुंच जाता है, वह टूर्नामेंट पर हावी हो जाता है। कृपया इस वर्ष कोई षष्ठ चरण में न हो, उसने आसमान की ओर देखते हुए मानो स्वर्ग से प्रार्थना की थी। उस समय मैं हंस पड़ा था, लेकिन अब उस हंसी में एक हल्का सा तनाव भी था। इतने सारे प्रधान पात्र स्तर के लोग इधर उधर घूम रहे थे। अगर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कोई सप्तम, 7th चरण तक पहुंच जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाहरी संप्रदाय का यह टूर्नामेंट केवल प्रथम वर्षीय शिष्यों के लिए सीमित नहीं था, यह उन सभी के लिए खुला था जो अभी तक आंतरिक शिष्य नहीं बने थे। इसका मतलब था कि मुझे उन शिष्यों का सामना करना पड़ेगा जो वर्षों से साधना कर रहे थे, जिनमें से कुछ कई बार असफल हो चुके थे। आखिरी बार जब किसी नए शिष्य ने यह टूर्नामेंट जीता था, वह 10 साल पहले था, वेई लिन ने मुझे बताया था। मिंग युए वह अब एक मुख्य शिष्य, को-डिसाइपल है। अधिकांश प्रथमवर्षीय शिष्यों के लिए शीर्ष 20 में आना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वह भी तब जब वे भाग लेने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इस विचार से मेरा मन बेचैन हो उठा। जीतने का कोई भी मौका पाने के लिए मुझे कम से कम पंचम, 5th चरण तक पहुंचना होगा। जैसे ही यह एहसास मेरे मन में गहराया, मुझे कुछ महीने पहले वरिष्ठ बहन लियू की दी गई शिक्षा याद आई। उस समय उनकी बातें सिर्फ सिद्धांत लग रही थीं, लेकिन अब वे कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही थीं। साधना का मार्ग, उन्होंने कहा था, मूल रूप से अपने भीतर एक ब्रह्मांड रचने की प्रक्रिया है। प्रत्येक साधना स्तर इस ब्रह्मांड की सृजनात्मक यात्रा का एक चरण होता है। उन्होंने हवा में अपने हाथ घुमाए और उनकी QI से निर्मित आकृतियां हमारे सामने प्रकट हो गईं। पहला चरण है QE संघनन, QI कंडेंसेशन, जहां सब कुछ प्रारंभ होता है। इसे अपने चित्रपट, कैनवस की तैयारी मानो। सबसे पहले, तुम अपनी आत्मा में एक शून्य उत्पन्न करते हो, अनंत संभावनाओं से भरी एक खाली जगह। फिर, तुम प्रारंभिक ऊर्जा, प्रिमोडियल एनर्जी, को एकत्रित कर इस शून्य को स्थिर करते हो, ताकि वह सृजन के योग्य बन सके। अंततः, तुम सृजन बीज, सीड ऑफ क्रिएशन, रोपते हो, जो तुम्हारे ब्रह्मांड की नींव बनता है। मैंने देखा था कि जब उन्होंने शून्य ऊर्जा, वॉइड एनर्जी, का जिक्र किया था, तो कई शिष्यों के चेहरे तनावपूर्ण हो गए थे। यहां तक कि साधना के इस प्रारंभिक स्तर पर भी इन शक्तियों के साथ काम करना खतरनाक हो सकता था। इसके बाद आता है मौलिक, एलिमेंटल चरण, उन्होंने आगे कहा। यहां तुम अस्तित्व के मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ईथर को अपने ब्रह्मांड में समाहित करते हो। इन्हें संतुलित रखना अति आवश्यक है, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वस्त हो सकता है। उनकी QE ने पांचों तत्वों को संतुलित रूप से घूर्णन करते हुए दिखाया। इसके बाद आता है नक्षत्र, स्टेलर चरण, जहां तुम अपने ब्रह्मांड के खगोलीय पिंडों का निर्माण करते हो, तारे, ग्रह, चंद्रमा। प्रत्येक को अत्यंत सावधानी से आकार दिया जाना चाहिए और उचित कक्षाओं, ऑर्बिट्स, में स्थापित किया जाना चाहिए। यह वह चरण है जहां अधिकांश साधक असफल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मुझे उनकी अगली बातें बहुत स्पष्ट रूप से याद थीं। अंततः जीवन, लाइफ चरण आता है, जहां तुम्हारा ब्रह्मांड सचमुच जीवंत हो उठता है। तुम पारिस्थितिक तंत्रों, इकोसिस्टम्स, का निर्माण करते हो, विकास को दिशा देते हो और समस्त जीवन को अपनी आत्मा से जोड़ते हो। ऐसा कहा जाता है कि इस स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति एक लघु सृष्टिकर्ता, क्रिएटर डेटी, बन जाता है। मेरी अपनी साधना यात्रा। वर्तमान में लौटते हुए, मैंने अपनी आंखें खोली। तो, इसका मतलब यह हुआ कि विश्व वृक्ष, वर्ल्ड ट्री, सूत्र का अभ्यास करने से मेरे लिए साधना के ये पारंपरिक चरण लागू नहीं होते? सही, एज़्योर ने मेरे मस्तिष्क में उत्तर दिया। स्वर्ग स्तर, हेवन रैंक
और उससे नीचे की सभी साधना विधियां इन्हीं सामान्य चरणों का पालन करती है। यही कारण है कि बुजुर्ग चांग, एल्डर चंग, तुमसे एक मानव स्तर, ह्यूमन रैंक, की विधि अपनाने के लिए जोर दे रहे थे। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। समझ में आता है। स्वर्ग स्तर से ऊपर की साधना विधियों के अपने अनोखे और अत्यंत कठिन नियम होते हैं। श्रेष्ठतम चीजें कभी भी सरल नहीं होती। सही, अज्यो ने सहमति जताई। हालांकि जैसे जैसे तुम्हारा आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड, बढ़ेगा और विकसित होगा, तुम्हारी आत्मिक, सोल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और शारीरिक, फिजिकल शक्तियां भी बढ़ेंगी। इन्हीं संख्याओं के आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि तुम्हारी साधना पारंपरिक पैमाने पर किस स्तर की होगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल सेंस से अपने आंतरिक संसार का निरीक्षण किया। पिछले कुछ महीनों में इसका विस्तार 5 घन मीटर और बढ़ गया था। बुरा नहीं था, मैं क्यूई संघनन के चतुर्थ, 4th चरण से अधिक दूर नहीं था। अगले चरण की तैयारी। हमें 5 तत्वों के निर्माण से शुरुआत करनी होगी, अज्योर ने कहा। ईथर तो पहले से ही बना हुआ है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसने हाथ हिलाया और उत्पत्ति बीज, जेनेसिस सीड, ने अचानक एक लाल सूर्य बाहर उगल दिया। मैंने विस्मय से देखा। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें अन्य तत्वों को एकत्र करने के लिए अन्य लोकों में यात्रा करनी होगी? अज्योर हंस पड़ा। यह एक विकल्प है, लेकिन आवश्यक नहीं। हमें पृथ्वी, वायु और जल के शुद्ध रूपों की आवश्यकता है, और उन्हें इस संसार में भी पाया जा सकता है। मैंने सोचा, अगर कोई जानता होगा कि इन तत्वों को कहाँ पाया जा सकता है, तो वह वेई लिन ही होगा। और संभवतः उसके पास कुछ वैकल्पिक तरीके भी होंगे, अज्योर ने व्यंग्य किया। मैं उठ खड़ा हुआ। चलो देखते हैं कि वेई लिन हमें क्या बता सकता है, और आशा करते हैं कि हमें किसी अवैध काम में न फंसना पड़े। अवैधता की परिभाषा? जिससे हमें फांसी हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो हम समझदारी से काम लेंगे। अध्याय 32, तुम दोनों। मैं वेई लिन के कक्ष के बाहर खड़ा था, दरवाजे पर दस्तक देने से पहले बस एक पल के लिए झिझका। पूर्व भोर की शांति में यह ध्वनि असामान्य रूप से गूंज उठी, अधिकांश शिष्य अभी घंटों तक नहीं जागने वाले थे। दरवाजा खुला और सामने वेई लिन खड़ा था, बिना कमीज के, चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे देखकर अचानक फीकी पड़ गई। उसके बाल अस्तव्यस्त थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सोकर उठा हो। तुम इतनी जल्दी? वाह, उसका चेहरा ज्यों ही साफ समझा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, उसकी मुस्कान अजीब सी हो गई। वह जल्दी से पास पड़ी एक चादर को अपने ऊपर डालने लगा। के यिन, मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं कर रहा था। मेरा मतलब है, किसी और की उम्मीद कर रहे थे। मैंने चुटकी ली, उसके असहज हाव भाव का मजा लेते हुए। वेई लिन, जो हमेशा हर स्थिति को सहजता से संभालने वाला व्यापारी था, आज हकबका गया था। यह तो देखने लायक था। मैं बस। वह कोई भरोसेमंद बहाना बनाने ही वाला था कि तभी कक्ष के कोने से हलचल हुई। लिन मेई वहां थी, चेहरा लाल पड़ चुका था, और वह बेहद अस्वाभाविक रूप से सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। ओह! कि यिन, मैं बस। मैंने कुछ जड़ी बूटी कैटलॉग यहां छोड़ दिए थे। मैंने उन दोनों को देखा, वेई लिन बिना कमीज के, लिन मेई की हड़बड़ाहट, और दोनों का अजीब तरह से सामान्य दिखने का प्रयास। मैंने उंगली से उन दोनों की ओर इशारा किया, पहले वेई लिन की तरफ, फिर लिन मेई की तरफ, और धीरे धीरे सच्चाई मेरे दिमाग में उतरने लगी। तुम दोनों। लिन मेई का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने वेई लिन के कंधे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह दर्द से सिहर उठा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमने इसे गुप्त रखने का फैसला किया था, और तुम 1 महीने भी इसे छिपाकर नहीं रख सके? वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वेई लिन ने विरोध किया, अपना कंधा सहलाते हुए। वह इसे किसी भी तरह से जान ही जाता। सबसे अच्छा दोस्त, मैंने दोहराया, एक अजीब से भावनात्मक मिश्रण के साथ। खुशी थी कि मेरे दोस्त अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, और अपराधबोध था कि जब वे जीवन जी रहे थे, मैं केवल साधना और जीवित रहने की योजनाओं में डूबा था। संघर्ष की राह अकेली होती है,
ऐसा अक्सर कहा जाता था। सिर्फ क्यूई संघनन स्तर पर ही मैं इस बात को समझने लगा था। निरंतर शक्ति की खोज, अंतहीन घंटों की साधना और वे रहस्य जो किसी से साझा नहीं किए जा सकते, यह सब इंसानी रिश्तों से दूरी बढ़ा देता था। मैं तुम दोनों के लिए खुश हूं, मैंने सच्चे दिल से कहा। लेकिन मुझे बताओ, यह सब हुआ कैसे? लिन मेई ने सिर झुका लिया, जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। यह हर बार जड़ी बूटी खरीदने आता था, लेकिन इसकी ऊर्जा निष्कर्षण तकनीक भयानक थी, पूरी तरह से बेकार। इसलिए मैंने इसे सिखाने की पेशकश की। और मैंने बदले में इसे संसाधन प्रबंधन सिखाया, वी लिन ने आगे कहा। फिर एक चीज से दूसरी चीज जुड़ गई और इसका मतलब है कि मैंने इसकी व्यापारिक रूपकों में लिपटी बेकार की छेड़छाड़ से तंग आकर इसे चुप कराने के लिए इसे चूमा, लिन मेई ने सपाट लहजे में कहा। मैं जोर से हंस पड़ा। यह पूरी तरह से उनके स्वभाव के अनुसार था, वे लिन जो हर चीज को सौदे की तरह देखता था, और लिन मेई जो बिना किसी झंझट के सीधे सुलझाने वाली थी। मुझे पहले ध्यान देना चाहिए था, मैंने स्वीकार किया। मैं अपनी साधना में ही खोया रहा। लिन मेई की आंखों में हल्की चिंता झलकी। तुम्हारे पास सही कारण थे। हम सबने देखा कि एरिना में क्या हुआ था। उसने वेई लिन की ओर देखा, फिर वापस मुझ पर। हम तुम्हारी चिंता कर रहे थे। तुम मुश्किल से अपने साधना क्षेत्र से बाहर निकले हो। और अब यहां क्या करने आए हो? वेई लिन ने बीच में टोकते हुए पूछा। जब भी तुम बिन बुलाए आते हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हें कुछ दिलचस्प चाहिए। मैंने सांस ली। सही, असली मकसद। मजाक बाद में किया जा सकता था। मुझे शुद्ध तत्व सार चाहिए, मैंने कहा। पृथ्वी, वायु और जल तत्व। वी लिन का चेहरा उलझन में पड़ गया। तत्वसार? लेकिन ये तो, उसने कुछ पल सोचा, फिर उसका माथा सिकुड़ गया। ये तो तत्वीय क्षेत्र के लिए होते हैं। एक क्यूई संघनन स्तर का साधक शुद्ध तत्वसार क्यों चाहेगा? मैंने कंधे उचका दिए। वर्ल्ड ट्री सूत्र जटिल है। तुम्हारे साथ हमेशा जटिल ही होता है, वी लिन ने निराशा से सिर खुजलाया। क्या तुम्हें पता है कि ये कितने महंगे होते हैं? सबसे घटिया गुणवत्ता के लिए भी तुम्हें कम से कम 1000 आत्मा पत्थर चाहिए। यह, उसने जल्दी से गणना की, तुम्हारी मासिक छात्रवृत्ति का 50 गुना है। तो कोई तरीका नहीं है? मैंने पूछा। मुझे स्रोत से कोई आपत्ति नहीं है। लिन मेई सतर्क दिखी। कि यिन, अगर तुम शहर के कुछ अवैध व्यापारियों के बारे में सोच रहे हो, वो बेकार हैं, वी लिन ने कहा। ब्लैक मार्केट में सब चीजें मिलावटी होती हैं। अशुद्ध तत्वसार का उपयोग करना आत्महत्या होगी। लेकिन शायद उसका चेहरा वही भाव ले आया जो वह तब लाता था जब कोई जटिल व्यापार योजना सोच रहा हो। पहले मुझे ठीक से कपड़े पहनने दो, उसने कहा। हमें कुछ जगहों पर जाना होगा। कुछ समय बाद हम दोनों अंधेरे में चलते हुए वी लिन के गुप्त रास्तों का पालन कर रहे थे। हम 3 अलग अलग सुरक्षा संरचनाओं से गुजरे, लेकिन वी लिन ने मुझे बिना किसी अलार्म के उन्हें पार करने का तरीका दिखाया। संघ वास्तव में ऐसे मामलों को प्रोत्साहित करता है, वी लिन ने चलते हुए कहा। अगर पकड़े गए तो सजा मिलेगी, लेकिन उन्हें यह पसंद है कि उनके शिष्य अनौपचारिक तरीकों से सौदेबाजी करना सीखें। सही तरीके से प्रशिक्षित बिना किसी स्याह क्षेत्र को जाने कोई असली साधक नहीं बन सकता। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह सिखाया? और भी बहुत कुछ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अंततः हम एक उपेक्षित दिखने वाली इमारत के सामने पहुंचे। यह बाहर से टूटी फूटी दिख रही थी, लेकिन अंदर से गतिविधियों के संकेत थे। वी लिन ने दरवाजे पर एक जटिल पैटर्न में दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद अंदर से कई तालों के खुलने की आवाज आई। एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी, साधारण वस्त्रों में, लेकिन उसकी आंखों में चतुराई की चमक थी। युवा स्वामी वेई, उसने हल्की झुककर कहा। इस समय आने की क्या वजह है? और एक नया मेहमान? मेरा मित्र कुछ खास चीजों में रुचि रखता है, वेई लिन ने सहजता से कहा। क्या तुम्हारे स्वामी अभी आगंतुकों से मिल रहे हैं? महिला ने मुझे ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। अंदर आइए। लेकिन याद रहे,
कोई आध्यात्मिक संवेदना नहीं, कोई तकनीक नहीं और कोई रिकॉर्डिंग नहीं। नियम तोड़ोगे तो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, संघ को तुम्हारी पहचानने लायक हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। मैंने अपना चेहरा निर्विकार रखा और अंदर चला गया। खेल अब शुरू हो चुका था। अध्याय 33 सार। युवा मास्टर वेई, बूढ़े व्यक्ति ने बिना अपने काम से नजर हटाए कहा। इस समय मेरे विनम्र प्रतिष्ठान में आने का कारण क्या है? मेरा यह मित्र आपके विशेष उत्पादों में रुचि रखता है, वेई लिन ने उत्तर दिया। शुद्ध प्रकार के। अब बूढ़े व्यक्ति ने ऊपर देखा, उसकी आंखें मुझ पर इतनी तीव्रता से टिकीं कि एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। शुद्ध मौलिक सार। एक बाहरी शिष्य के लिए वह हल्के से हंसा। या तो तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो या फिर बहुत मूर्ख युवा व्यक्ति। संभवतः दोनों। मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और किसी भी तरह के अपमान को अनदेखा कर दिया। जो व्यक्ति मेरी सहायता कर सकता था, उससे नाराज होना बेवकूफी होती, चाहे वह कितना भी अभिमानी क्यों न हो। आप दोनों ही बातों में सही हैं, मैंने हल्की झुककर कहा। मैं महत्वाकांक्षी हूं और संभवतः मूर्ख भी। लेकिन फिर भी, अगर आप बेचना चाहें, तो मुझे पृथ्वी, वायु और जल का सार चाहिए। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का भाव थोड़ा बदला। क्या यह स्वीकृति थी? उसने अपनी मेज के नीचे से 3 जेड के डिब्बे निकाले, प्रत्येक पर अलग अलग पैटर्न उकेरे हुए थे। जब उसने उन्हें खोला, तो मुझे आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोकना पड़ा। पहले डिब्बे में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें तरल तारे भरे हों, निरंतर प्रवाहित होते हुए। शुद्ध जलसार, 1000 वर्षीय आत्मस्रोत से निकाला गया, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। दूसरे डिब्बे में एक छोटा बवंडर कैद था, जो पूरी तरह से नियंत्रण में था। कुनलुन पर्वत की चोटी से प्राप्त वायुसार, जहां स्वयं वायु को चेतना प्राप्त हो चुकी है। तीसरे डिब्बे में एक क्रिस्टल था, जिसमें संपूर्ण पर्वत श्रृंखला लघु रूप में बसी प्रतीत हो रही थी। एक प्राचीन आत्माशिरा के मूल से प्राप्त पृथ्वी सार। वेई लिन आगे बढ़ा। अगर मेरा मित्र तीनों एक साथ खरीद रहा है, तो शायद कीमत पर कुछ विचार किया जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति का भाव अपरिवर्तित रहा। बाजार दर स्थिर है। 3000 उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर। निश्चित रूप से कुछ बातचीत की गुंजाइश होनी चाहिए, वेई लिन ने जोर दिया। वायुसार 5 वर्ष पहले प्राप्त किया गया था, इसकी शक्ति कुछ कम हुई होगी। रोधी गठन इसकी पूरी शक्ति को संरक्षित रखते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। लेकिन चूंकि तुमने उम्र का जिक्र किया। उसने वायुसार का डिब्बा उठाया। यह विशेष नमूना स्थिर हो चुका है। आधार निर्माण के लिए ताजे, अस्थिर नमूनों से अधिक उपयुक्त है। वेई लिन ने विचारपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। उचित तर्क है। लेकिन वर्तमान बाजार की स्थिति को देखते हुए दक्षिणी संप्रदायों ने अपनी आत्मा पत्थर खदानें खोल दी हैं, 2500 का सौदा कैसा रहेगा? दक्षिणी संप्रदायों के आत्मा पत्थर निम्न श्रेणी के हैं। 3000। मैंने यह सौदेबाजी सुनी और महसूस किया कि कीमत मेरी सामर्थ्य से बहुत बाहर थी। मेरे पास मुश्किल से 100 निम्नस्तरीय आत्मा पत्थर थे, महीनों तक कठोर जीवन जीकर बचाए गए। मैं तुम्हें 700 उधार दे सकता हूं, वेई लिन ने धीरे से कहा। अगर तुम्हारी बचत भी जोड़ लें। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ उठाया। फिर भी तुम काफी कम पड़ रहे हो। वह मुझे कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हालांकि मैं तुम्हें इनमें से एक अभी दे सकता हूं, न कि आत्मा पत्थरों के बदले, बल्कि भविष्य में चुकाए जाने वाले एक उपकार के बदले। मेरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। हर उस पौराणिक उपन्यास में जो मैंने पढ़ा था, ऐसे सौदे हमेशा बुरे साबित होते थे। अक्सर नायक को या तो भयानक कार्य करने पड़ते थे या किसी असंभव परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बूढ़े व्यक्ति ने शायद मेरे विचार पढ़ लिए। कोई अत्यधिक मांग नहीं होगी, युवा व्यक्ति। उपकार केवल उतना ही होगा जितनी सहायता मैं अभी दे रहा हूं। वर्षों के अनुभव से मैं प्रतिभा को पहचान सकता हूं, और तुम न तो मूर्ख लगते हो और न ही घमंडी। मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगे, और ऐसे व्यक्ति का उपकार होना मेरे लिए काफी मूल्यवान हो सकता है। और यह उपकार किस प्रकार का होगा? मैंने सावधानी से पूछा। यह भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, न तो यह तुम्हारे जीवन को खतरे में डालेगा, न तुम्हारे संकल्प को।
नहीं, यह तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाने या अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाने के लिए बाध्य करेगा। यह केवल एक उपकार होगा, मेरी सहायता के बदले। वी लिन ने धीरे से फुसफुसाया, हमारी दुनिया में उपकार भी मुद्रा के समान होता है। कभी कभी आत्मा पत्थरों से अधिक मूल्यवान। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, उन्हीं शर्तों पर। जल सार लो, वी लिन ने सलाह दी। इसे प्राप्त करना सबसे कठिन होता है। बूढ़े व्यक्ति ने सावधानी से जलसार को सील किया और मेरे हाथ में रख दिया। तुम्हारे साथ व्यापार करके अच्छा लगा, युवा साधक। मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितनी दूर तक जाते हो। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, आदरणीय, मैंने गहरे झुककर कहा। मैं इस कृपा को नहीं भूलूंगा। देखो कि भूलना मत, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि बूढ़े व्यक्ति ने अंतिम बार कहा, युवा मास्टर वी, अपने पिता को मेरा प्रणाम देना। बताना कि उनकी अंतिम सेलोन आत्मामदिरा की खेप विशेष रूप से दिलचस्प थी। वी लिन की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसने झुककर उत्तर दिया, मैं उनके पास आपका संदेश पहुंचा दूंगा। हमने चुपचाप लौटने की यात्रा शुरू की, जब तक कि हम गोदाम जिले से पूरी तरह बाहर नहीं आ गए। तभी मैंने लंबी सांस छोड़ी, जिसका मुझे एहसास भी नहीं था कि मैं रोक कर रखे था। यह उम्मीद से बेहतर रहा, वी लिन ने कहा, मेरी बाहों में जेड के डिब्बे की ओर देखते हुए। अगर बेहतर से तुम्हारा मतलब यह है कि अब मैं एक रहस्यमय व्यापारी का ऋणी हूं, तो हाँ, मैंने जवाब दिया। वैसे वह आदमी वास्तव में कौन है? पुराना बू, वी लिन ने कहा। वह जितना मैं याद कर सकता हूं, उतने समय से यह व्यापार कर रहा है। लेकिन संप्रदाय इसके खिलाफ क्यों है? क्योंकि वह हर चीज बेचता है, दानवी साधना सामग्री, शापित वस्तुएं, वो सब जो आत्मा को भ्रष्ट कर सकती हैं। मैंने फिर सिर हिलाया, अब बाकी तत्वों के सार प्राप्त करने की योजना बनाने में डूबा हुआ। मेरे परिवार के पास वायु सार है, वी लिन ने कहा। तुम्हारे लिए पर्याप्त शुद्ध। मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता, मैंने विरोध किया। तो इसे उधार समझ लो, वी लिन ने हंसते हुए कहा। मैं मुस्कुराया। अब संतुष्ट हूं। अध्याय 34, जीवन क्षेत्र। ओल्ड मैन बू अपनी डेस्क से देखता रहा जब तक कि दोनों युवा शिष्य उसके गोदाम से बाहर नहीं निकल गए। जलसार उस लड़के के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, बशर्ते कि वह इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता हो। उससे भी अधिक दिलचस्प बात यह थी कि उसने सौदेबाजी कितनी सहजता से संभाली, विनम्र लेकिन चापलूसी नहीं, सतर्क लेकिन अत्यधिक डरपोक नहीं। अगले कुछ घंटों के लिए कोई आगंतुक न हो, उसने उस महिला से कहा जिसने उन्हें अंदर लाया था। मुझे कुछ निजी कार्य निपटाने हैं। महिला ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और चली गई। इन दिनों अच्छा सेवक मिलना कठिन था, लेकिन कम से कम यह वाली समझदार थी कि कब सवाल नहीं करने चाहिए। जब वह अकेला रह गया, तो वह अपनी डेस्क के पीछे एक गुप्त द्वार की ओर बढ़ा, एक रचना सक्रिय की, जिससे एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे जाती थी। ऊपर का गोदाम उसकी सार्वजनिक पहचान था, लेकिन यह उसकी असली शरणस्थली थी। नीचे का कक्ष ऊपर की अव्यवस्थित कार्यशाला से पूरी तरह भिन्न था। प्राचीन आध्यात्मिक लकड़ी की पट्टियां दीवारों पर जड़ी हुई थीं, जिनमें संरक्षण संरचनाएं उकेरी गई थीं, जिन्हें पूरा करने में दशकों लगे थे। अलमारियों में शराब के दर्जनों पात्र रखे थे, साधारण आध्यात्मिक शराब नहीं जो आम साधक पीते थे, बल्कि सच्ची अमर मदिरा। कुछ सैकड़ों वर्षों से परिपक्व हो रही थी, जिनकी आध्यात्मिक सार प्रतिवर्ष बढ़ रही थी। ओल्ड मैन बू का जर्जर रूप हल्के कोहरे की तरह लहराया और विलीन हो गया, जिससे एक युवा चेहरा प्रकट हुआ, बुजुर्ग चेन योंग। उसने अपने शरीर को फैलाया, अब जब उसे एक अपंग साधारण व्यक्ति होने का छलावा बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी, तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त होने दिया। वह लड़का, उसने अपने संग्रह से एक विशेष पात्र उठाते हुए विचार किया। विश्व वृक्ष सूत्र, वह भी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे तत्वीय सार की आवश्यकता है। शराब की सुगंध कक्ष में फैल गई, पहाड़ों की चोटियों और ग्रीष्मकालीन आंधियों की हल्की झलक, और उसके भीतर तारों की चमक की हल्की परछाई जो इसकी गुणवत्ता को दर्शाती थी। चेन योंग ने एक सराहनीय घूंट लिया, जिससे आध्यात्मिक सार उसके अपने भीतर समाहित हो गया।
संप्रदाय अध्यक्ष सही था कि उसने उसमें रुचि ली, उसने अपने विचार जारी रखे। हालांकि मुझे संदेह है कि युआन को भी यह उम्मीद थी कि वह ऐसा प्रयास करेगा। स्वर्ग से भी परे श्रेणी की साधना विधि को केवल प्रारंभिक अवस्था में अपनाना, या तो विलक्षण बुद्धिमत्ता या आत्महत्या, संभवतः दोनों। शराब पहले से ही अपना प्रभाव दिखाने लगी थी, इसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी साधना से मिश्रित हो रही थी। अधिकांश साधक मदिरा को एक व्यसन समझते थे, एक ध्यान भटकाने वाला कारक। वे कभी नहीं समझ पाए कि सही ढंग से परिष्कृत की गई कोई भी चीज अमरत्व का मार्ग बन सकती है। उसके विचार के यिन की ओर भटक गए। लड़के में निस्संदेह क्षमता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें सही प्रकार की सतर्कता थी, ऐसा डर नहीं जो किसी को परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ ले, बल्कि व्यावहारिक समझदारी जो उसे जीवित रहने का अवसर दे सकती थी, जब तक कि वह कुछ महान न कर ले। ऐसे व्यक्ति का ऋण बहुत मूल्यवान हो सकता है, चेन योंग बुदबुदाया, हालांकि वास्तव में उसके मन में कोई विशेष एहसान नहीं था। अन्य बुजुर्ग राजनैतिक खेल खेलते रहे और शक्ति के लिए षड्यंत्र रचते रहे। उसे केवल अपनी शांति में शराब पीना पसंद था और घटनाओं को अनफोल्ड होते देखना अच्छा लगता था। दूसरा पात्र पहले की तुलना में आसानी से नीचे उतर गया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हवा में चमकते पैटर्न बनाकर नृत्य करने लगी। सभी उसे एक आलसी शराबी समझते थे, जो किसी तरह ब्रह्मांडीय क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था। उन्हें ऐसा ही सोचने दो, इससे अधिक समझाने की तुलना में यह अधिक सुविधाजनक था कि 10,000 स्वर्गीय मदिरा पात्रों के तल में उसने कितने गूढ़ सत्य खोजे थे। उसके विचार फिर से उसके गोदाम में रखे निषिद्ध सामान की ओर मुड़ गए। उसने हल्की हंसी के साथ एक और घूंट लिया। 10,000 वर्षों की साधना के बावजूद संप्रदाय अभी भी अपने न्यायी और दानवीय विधियों के मूर्खतापूर्ण भेद को थामे हुए थे। जैसे महानदाओं को ऐसे तुच्छ मानवीय लेबल की परवाह हो। स्वर्ग विशाल और रहस्यमय था, तो फिर इसे समझने के मार्ग इतने विविध क्यों न हो? कुछ को ध्यान में प्रबोधन मिलता था, कुछ को रक्त और बलिदान में। अंततः सभी नदियां एक ही समुद्र में मिलती हैं। शायद मुझे उस लड़के को अपना शिष्य बना लेना चाहिए। चेन योंग ने तीसरा पात्र खोलते हुए अपने शब्दों को थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहा। शायद यह शराब का प्रभाव था, लेकिन इसमें एक आकर्षण था। लड़का स्पष्ट रूप से प्रतिभाशाली था और उससे भी महत्वपूर्ण बात, वह समझता था कि मुसीबतों से बचना बुद्धिमानी थी। तीसरे पात्र की आध्यात्मिक शक्ति जब उसकी चेतना में गहराई से समाहित हुई, तो चेन योंग ने अपने आंतरिक संसार की ओर ध्यान केंद्रित किया। जहां अधिकांश साधकों के पास सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय प्रणालियां होती थीं, उसका आंतरिक ब्रह्मांड अद्वितीय था। शराब की नदियां सितारों के बीच बहती थीं, जो आसुत चांदनी की तरह जलते थे। क्रिस्टलीकृत आध्यात्मिक शराब के ग्रह उन सूर्य के चारों ओर घूमते थे, जो 10,000 किन्वित अनुभवों के सार से बने थे। और फिर वहां चेन योंग ने संकुचित आंखों से देखा, जैसे ही उसने अपने शराब महासागरों में एक असामान्यता को नोट किया। आध्यात्मिक मदिरा और स्वर्गीय शक्तियों के संगम से जन्मी एक छोटी सी चेतना की चिंगारी वहां प्रकट हुई थी। स्रष्टा! नहीं, 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 उसने बड़बड़ाते हुए अपने पात्र को हिलाया। मुझे इस जिम्मेदारी के लिए तैयार मत करो। वह दशकों से इस प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहा था। जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने का अर्थ था स्वर्गीय परीक्षा का सामना करना, और परीक्षा का अर्थ था कठिन परिश्रम करना। परंतु चेतना की चिंगारी अब बढ़ने लगी थी। अब ये झंझट शुरू होने वाले हैं। उसने आह भरी, क्योंकि स्वर्गीय परीक्षण की प्रारंभिक तरंगें उसकी चेतना में गूंजने लगीं। चेन योंग ने अपनी शराब को देखा और गहरी सांस ली। तो ठीक है, उसने आखिरी घूंट लिया। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, मेरी 300 वर्ष पुरानी आत्मिक शराब मेरा इंतजार कर रही है। अध्याय 35, जलसार। मैं अपनी कक्ष में पालथी मारकर बैठा था, सामने जेड के डिब्बे को घूरते हुए जिसमें जलसार रखा था। उसके भीतर चमकती हुई तरल ज्योति एक खास लय में धड़क रही थी, जैसे कोई धड़कन हो। डिब्बे की सीमित करने वाली संरचनाओं के बावजूद मैं उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था, जैसे वह मुझे बुला रही हो। तो मैंने एज्योर से पूछा, अब इसे करने का तरीका क्या है? मुझे पता है कि हम भौतिक वस्तुओं को सीधे आंतरिक संसार में नहीं डाल सकते, कम से कम क्यूई संघनन स्तर पर तो नहीं।
वर्ल्ड ट्री सूत्र में विशिष्ट विधियां दी गई हैं। सार अवशोषण के लिए एज्योर ने उत्तर दिया। अपने हाथों को डिब्बे के दोनों ओर रखें और अपनी आंखें बंद करें। मैंने निर्देशानुसार किया, अपनी हथेलियों में ठंडी जेड की सतह को महसूस करते हुए। अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से मैंने देखा कि एज्योर मेरे दिमाग में एक जटिल पैटर्न बना रहा था। मुड़ी हुई रेखाएं जो पानी की तरह प्रवाहित हो रही थीं, ऐसे तरीके से जुड़ रही थीं जो ज्यामिति को चुनौती दे रही थीं। यह प्रवाहित नदियों की संरचना है, एज्योर ने समझाया। अपने क्यूई को इन रास्तों के अनुसार अपने हाथों से प्रवाहित करो। यह पैटर्न भौतिक सार को उस रूप में बदलने में मदद करेगा जिसे तुम्हारा आंतरिक संसार अवशोषित कर सके। मैंने अपने क्यूई को उस पैटर्न में निर्देशित करने की कोशिश की, लेकिन यह पानी के नीचे सुलेख लिखने जैसा था। मेरी ऊर्जा निर्धारित रास्तों से फिसलकर व्यर्थ में हवा में बिखर रही थी। बहुत कठोर, एज्योर ने सलाह दी। इसे मजबूर मत करो। अपने क्यूई को स्वाभाविक रूप से बहने दो, जैसे पानी अपना रास्ता खोजता है। पानी अपना रास्ता खोजता है, मैंने बुदबुदाया। हाँ, जैसे कि यह बिल्कुल अस्पष्ट और उलझाने वाली सलाह नहीं है। लेकिन मैंने फिर से कोशिश की, इस बार पैटर्न से मेल खाने के बजाय प्रवाह को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। मेरी क्यूई अधिक सहजता से प्रवाहित होने लगी, हालांकि अभी भी पूरी तरह सही नहीं थी। बेहतर, एज्योर ने कहा। अब अपने श्वास को सार की धड़कन से मेल करने की कोशिश करो। उसकी लय को महसूस करो। मैंने डिब्बे से आ रही सूक्ष्म स्पंदन पर ध्यान केंद्रित किया, धीरे धीरे अपनी सांस को उसकी धड़कन के साथ समायोजित किया। जैसे जैसे मैंने ऐसा किया, पैटर्न और अधिक स्पष्ट हो गया, केवल एक दृश्य मार्गदर्शक नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति। 5वें प्रयास में कुछ क्लिक हुआ। मेरी क्यूई पूरी तरह से पैटर्न के माध्यम से प्रवाहित होने लगी और मैंने अपने हाथों और डिब्बे के बीच एक अनुनाद महसूस किया। जेड गर्म हो गई और मेरी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से मैंने जलसार को प्रतिक्रिया देते हुए देखा। अब, एज्योर ने निर्देश दिया, इसे अपने दांत्यन में निर्देशित करो। इसे पैटर्न के माध्यम से और अपनी मूल में प्रवाहित होने दो। मैंने अपनी क्यूई परिसंचरण को समायोजित किया, एक हल्का खिंचाव बनाते हुए। डिब्बे की संरचनाएं थोड़ी मंद पड़ गईं जब जलसार बहने लगा, मेरे ऊर्जा प्रवाह का अनुसरण करते हुए प्रवाहित नदियों की संरचना में प्रवेश किया। यह अजीब लगा। जैसे प्रकाश को पी रहे हों, अगर प्रकाश किसी तरह द्रव और जीवित होता। सार मेरे दांत्यन में प्रवेश कर गया और एक पल के लिए मुझे डर लगा कि यह बिखर जाएगा या विदेशी ऊर्जा को अस्वीकार कर देगा। लेकिन फिर मेरे उत्पत्ति बीज ने हलचल की, उसका विशाल रूप नए आगंतुक की ओर रुचि से मुड़ गया। बीज का मुख खुला, न कि उस हिंसक तरीके से जैसा कि जब उसने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी, बल्कि एक सौम्य स्वीकृति के साथ। जलसार उसमें प्रवाहित हुआ और मैंने पूर्णता महसूस की। जैसे कोई ऐसा टुकड़ा जो गायब था, वह अब सही जगह पर आ गया हो। उत्कृष्ट, एज्योर ने कहा। अब देखो कि यह कैसे बसता है। मैंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को भीतर निर्देशित किया। जलसार उत्पत्ति बीज के चारों ओर घूमने लगा, धीरे धीरे उसकी संरचना में समाहित हो रहा था। लेकिन यह पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ, कुछ हिस्सा स्वतंत्र रहा, मेरे आंतरिक संसार में अदृश्य नदियों की तरह बहता हुआ। मैं इसे महसूस कर सकता हूं, मैंने विस्मय से कहा। यह अब मेरा हिस्सा है? किसी हद तक, एज्योर ने उत्तर दिया। उत्पत्ति बीज ने एक नींव स्थापित करने के लिए पर्याप्त अवशोषित कर लिया है, लेकिन कुछ स्वतंत्र छोड़ दिया है बाद में उपयोग के लिए। अंततः, तुम इस सार को निकालकर अपने आंतरिक संसार में वास्तविक नदियां और समुद्र बना सकोगे। मैं इस पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने स्वयं के महासागरों को आकार देने का विचार, अपने आंतरिक संसार पर इतना नियंत्रण रखने की संभावना, यह एक साथ डरावना और रोमांचक था। अवशोषण जारी रखो, एज्योर ने संकेत दिया। अभी और भी सार बचा हुआ है। अगले 1 घंटे तक मैं ध्यान केंद्रित करके जलसार को प्रवाहित करता रहा। हर चक्र के साथ यह आसान होता गया क्योंकि मैं पैटर्न और लय से अधिक परिचित हो गया। जब तक डिब्बा खाली हुआ, मेरे आंतरिक संसार में एक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। जगह स्पष्ट रूप से बढ़ी, 5 घन मीटर तक विस्तारित होकर कुल 65 तक पहुंच गई।
अच्छा किया, एज्योर ने कहा जब मैंने अपनी आंखें खोली। कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कुछ क्षण खुद का आकलन किया। स्थिति अद्यतन। आत्मा सार 650/650। आध्यात्मिक सार 600/600। शारीरिक सार 550/550। मेरा आध्यात्मिक सार बढ़ गया था, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं अलग महसूस कर रहा था। अधिक तरल, किसी तरह जैसे मेरी क्यूई ने नई विशेषताएं प्राप्त कर ली हों। तुम कुछ ही दिनों में क्यूई संघनन के चौथे चरण को पार कर लोगे, एज्योर ने संतोष से कहा। जलसार ने तुम्हारी नींव को काफी मजबूत कर दिया है। मैंने सिर हिलाया और खड़ा होकर अंगड़ाई ली। मेरी मांसपेशियां आश्चर्यजनक रूप से ढीली महसूस हो रही थीं, बावजूद इसके कि मैं इतनी देर तक स्थिर बैठा था। क्या यह भी जलसार का प्रभाव था? हमें पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए, मैंने अपने कमरे के चारों ओर देखते हुए कहा। वी लिन ने कहा कि हम कुछ घंटों में निकलेंगे। अध्याय 36, 5 संप्रदाय और 3 महान कबीले। हमारी यात्रा के दौरान पार्टी का गठन इस प्रकार था। वी लिन सबसे आगे, लिन मेई उसके बगल में और मैं सबसे पीछे। मार्गदर्शक की तरह वी लिन समय समय पर स्थलों की ओर इशारा करता या हमें रास्ते के खतरनाक स्थानों के बारे में चेतावनी देता। लिन मेई चलते चलते भी किसी तरह विभिन्न आत्मिक जड़ी बूटियों की पहचान कर रही थी और उन्हें सूचीबद्ध कर रही थी। पीछे चलते हुए मैं अपने विचारों में खोया था। संप्रदाय की दीवारों के बाहर की दुनिया के बारे में मैं कितना कम जानता था, यह सोचकर। तो वी लिन ने पीछे मुड़कर कहा, हम कल 3 नदियों के कस्बे से गुजरेंगे। क्या हमें वहां वी परिवार की दुकान पर रुकना चाहिए या समय बचाने के लिए सीधे आगे बढ़ना चाहिए? मैंने सिर हिलाया, जैसे कि मुझे कोई अंदाजा था कि 3 नदियों का कस्बा कहाँ है या वहां वे परिवार की कोई दुकान है। मूल के यिन की यादें कुछ चुनिंदा थीं। मुझे उसके परिवार की स्पष्ट छवियां याद थीं, तैरते हुए रीड गांव में उनकी छोटी दर्जी की दुकान, यहां तक कि वह दिन जब उसमें आत्मिक साधना की क्षमता देखी गई थी। लेकिन बाकी सब कुछ अस्पष्ट था, जैसे किसी किताब की कहानी याद करने की कोशिश करना जो सालों पहले पढ़ी हो। 3 नदियां इस क्षेत्र का मुख्य व्यापार केंद्र है, सही? लिन मेई ने एक ढीले पत्थर से बचते हुए पूछा। मैंने सुना है कि वहां की आत्मिक जड़ी बूटियों का बाजार बहुत अच्छा है। यान साम्राज्य में दूसरा सबसे बड़ा, वी लिन ने गर्व से पुष्टि की। हालांकि राजधानी के स्वर्ण जिले के सामने कुछ भी नहीं। शायद मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा भाव आया होगा कि लिन मेई को यह देख हंसी आ गई। मतलब तुमने कभी 3 नदियों का कस्बा नहीं देखा? यह तो तुम्हारे गांव से मुश्किल से 2 दिन की दूरी पर है। मैंने कोई बहाना खोजने की कोशिश की जो बेकार न लगे। गांव में मैं अपने पिता की दुकान में मदद करता था और फिर संप्रदाय में शामिल होने के बाद साधना में ध्यान केंद्रित कर लिया। पहाड़ छोड़ने का ज्यादा कारण नहीं दिखा। रुको, वी लिन ने हैरानी से मेरी ओर देखा। मतलब तुमने आज्योर पीक से बाहर एक बार भी कदम नहीं रखा? यहां तक कि मौसमी मेले के लिए भी नहीं? मैंने कंधे उचका दिए, मानो यह कोई बड़ी बात न हो। संप्रदाय में मुझे जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ सिवाय बाहरी दुनिया की बुनियादी समझ के, वी लिन ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कभी कभी इतने अलग लगते हो। लिन मेई, हमने इस मासूम अज्ञानी को ज्ञान देने में विफलता पाली है। हमें इसे शिक्षित करना होगा। मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूं, मैंने विरोध किया। मुझे पता है। 5 महान संप्रदायों के बारे में? ओह, तो उनके नाम बताओ, वी लिन ने मुस्कुराते हुए चुनौती दी। ठीक है, पहला तो हमारा है, आज्योर पीक संप्रदाय, मैंने आत्मविश्वास से कहा। और होली लाइट संप्रदाय? और लिन मेई ने मुस्कराते हुए पूछा। स्वर्गीय जेड संप्रदाय। 3 हुए, वी लिन ने सिर हिलाया। बाकी 2? मैंने मूल के यिन की यादों को खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ओह, बहुत महत्वपूर्ण साधना संप्रदाय और हम भी एक महान संप्रदाय हैं। संप्रदाय? लिन मेई हंसी से लोटपोट हो गई, जबकि वी लिन ने नाटकीय रूप से अपना सीना पकड़ लिया।
ब्लैक पाम संप्रदाय और 3 पत्तों वाला तिप्तिया संप्रदाय, वी लिन ने सुधारा। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण साधना संप्रदाय सुनकर ब्लैक पाम संप्रदाय के लोग शायद खुश ही होंगे। वे तो राक्षसी साधना संप्रदायों में आते हैं, है ना? मैंने झट से यह जानकारी पकड़ते हुए पूछा। तकनीकी रूप से हाँ, लिन मेई ने समझाया। लेकिन पूर्वी महाद्वीप में वे अभी भी 5 महान संप्रदायों में गिने जाते हैं। वे शक्ति के अलग अलग रास्तों का अनुसरण करते हैं, लेकिन इतने ताकतवर हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। संप्रदायों की राजनीति जटिल है, वे लिन ने जोड़ा। औपचारिक रूप से हम सब दुश्मन हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से व्यापार और आपसी हित इतने गहरे जुड़े हैं कि खुला युद्ध संभव नहीं। इसलिए सब एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे 3 महान कबीले, लिन मेई ने सिर हिलाया। वे शांति बनाए रखने में मदद करते हैं, भले ही वह सिर्फ अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए हो। मैंने गहराई से सोचा और कहा, हर कोई जानता है कि यान कबीला शासन करता है, लेकिन बाकी 2 में से कौन अधिक प्रभावशाली है, इसे लेकर अलग अलग मत हैं। वी लिन के चेहरे पर चमक आ गई, वह राजनीतिक चर्चाएं बहुत पसंद करता था। आहा, यह तो चिरस्थायी बहस है। श्याओ कबीला व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता है, जिससे सभी साधना संसाधन उन्हीं के हाथ में होते हैं। लेकिन वांग कबीले की आत्मिक पशु सेना उन्हें अद्भुत सैन्य शक्ति देती है। और वांग कबीला प्राचीन पशु संयमी पूर्वजों से जुड़े होने का दावा करता है, लिन मेई ने जोड़ा। हालांकि उन कहानियों पर भरोसा किया जाए तो आधे कुलीन परिवार किसी न किसी पौराणिक रक्तरेखा के वंशज हैं। मैंने सिर हिलाया, चुपचाप सुनता रहा। यह सीधा पूछने से बेहतर था, लोग राजनीति पर चर्चा करना पसंद करते हैं। व्यवहारिक रूप से, वी लिन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि असली शक्ति श्याओ कबीले के पास है। यान कबीले को अपने राज्य को बनाए रखने के लिए उनकी आर्थिक सहायता चाहिए, और वांग कबीले की सेना को भी उन्हीं के व्यापार मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन कोई भी उच्चस्तरीय साधक उनके व्यापार मार्गों को बाधित कर सकता है, लिन मेई ने तर्क दिया। यह एक जटिल शक्ति संतुलन का खेल है। यह पूरी चर्चा मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थी। मैं इस दुनिया को अब बेहतर समझने लगा था। अगर मैं सही हूं, मैंने पूछा, तो संप्रदायों का ध्यान केवल आध्यात्मिक संसाधनों पर होता है, आत्मिक पत्थर, साधना तकनीकें और आत्मज्ञान के अवसर? बिल्कुल, वी लिन ने सिर हिलाया। संप्रदाय एक साधारण आत्मिक झरने के लिए भयंकर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें भौतिक भूमि या आम लोगों के मामलों में कोई रुचि नहीं होती। मैंने यह जानकारी आत्मसात कर ली। शक्ति संतुलन की यह प्रणाली समझना महत्वपूर्ण था, खासकर मेरे जैसे किसी के लिए, जिसके पास अभी भी रहस्यमय उत्पत्ति और भविष्य के बारे में बहुत सारे सवाल थे। अध्याय 37, वे स्टेशन। वे स्टेशन ठीक उसी समय दिखाई दिया जब सूरज ढलने वाला था। उसकी पत्थर की दीवारें मध्यम रोशनी में नारंगी चमक रही थी। यह वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। साधारण विश्राम स्थल के बजाय यह एक छोटे किले जैसे शहर की तरह लग रहा था, जिसमें रक्षात्मक दीवारें और पहरेदारी मीनारें थीं। घर से दूर एक और घर, वी लिन ने मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा। खासकर अगर तुम्हारा घर बहुत छोटा हो और कभी-कभी आत्मिक दैत्यों से ग्रस्त हो। द्वार पर शियाओ कबीले की वर्दी में 2 प्रहरी खड़े थे, जो सतर्क दिख रहे थे। उनके साधना स्तर दबाए गए थे, लेकिन मेरी आध्यात्मिक चेतना से छिप नहीं सके। वे दोनों तत्वीय स्तर, एलिमेंटल रियल्म, के थे। उन्होंने वी लिन के व्यापारी टोकन को सरसरी निगाह से देखा और हमें अंदर जाने दिया। अंदर जाने पर स्टेशन रात के समय भी गतिविधियों से भरा हुआ था। रंग बिरंगी दुकानों में व्यापारी अपने सामान बेच रहे थे, यात्री सामुदायिक रसोई के पास बैठे भोजन कर रहे थे, और कुछ साधक दीवारों के पास ध्यान लगा रहे थे, स्टेशन की सुरक्षात्मक संरचनाओं का लाभ उठाते हुए। यहाँ की संरचनाएं दिलचस्प हैं, मैंने दीवारों में बुने गए ऊर्जा पैटर्न का निरीक्षण करते हुए कहा। ये केवल रक्षात्मक नहीं है, कुछ और भी है। व्यापार सुरक्षा संरचनाएं, वी लिन ने समझाया। यहाँ आध्यात्मिक उथल-पुथल को रोकने के लिए बनाई गई हैं, जिससे साधना सामग्री नष्ट न हो। आखिर बहुमूल्य सामान को इसलिए बर्बाद नहीं किया जा सकता कि कोई अपने अभ्यास का प्रदर्शन करने लगा। लिन मेई पहले ही सूखी जड़ी बूटियों और साधना सामग्रियों की दुकानों की ओर आकर्षित हो चुकी थी। देखो, ये नौहृदय फूल।
मैंने इन्हें इतनी अच्छी तरह संरक्षित कभी नहीं देखा। वेई लिन ने उसकी ओर देखा। संरक्षण तकनीक ठीक है, लेकिन रंग देखो, ये कम से कम 2 महीने पुराने हैं। इनकी प्रभावशीलता काफी कम हो चुकी होगी। फिर भी सामान्य औषधि निर्माण के लिए उपयोगी हैं, लिन मेई ने तर्क दिया। और देखो, यहाँ बादल मोती घास भी है। मैं पीछे ही रहा और इधर-उधर नजर घुमाई। वे स्टेशन को स्पष्ट रूप से विभिन्न भागों में विभाजित किया गया था। प्रवेश द्वार के पास एक खुला बाजार, पिछले भाग में आवासीय क्षेत्र और एक और प्रशिक्षण क्षेत्र जैसा कुछ। भूख लगी है? वेई लिन ने मेरे ध्यान भटकते देख पूछा। यहाँ के खाने के स्टॉल अच्छे हैं। संप्रदाय के भोजन जितने अच्छे तो नहीं, लेकिन यात्रा के राशन से बेहतर। मैंने बात पूरी की। मेरा पेट भी मेरे जवाब की पुष्टि में गुर्रा उठा। हम दोपहर के बाद से लगातार चलते आ रहे थे। हमने एक दुकान देखी जहां गर्म नूडल्स बिक रहे थे। मसालों की सुगंध ग्राहकों को आकर्षित कर रही थी। घर के खास नूडल्स के 3 कटोरे, वेई लिन ने आदेश दिया और एक निम्न स्तरीय आत्मिक पत्थर निकाल दिया। और हाँ, मैं ही भुगतान कर रहा हूं, उसने कहा, इससे पहले कि मैं विरोध कर सकूं। इसे तुम्हारी सांस्कृतिक शिक्षा का हिस्सा समझो। नूडल्स बेहतरीन थे, इतने मसालेदार कि दिन भर की यात्रा की ठंडक मिटा दें, और उनमें डाला गया कोमल मांस तथा ताज़ी सब्जियां उनके उच्च गुणवत्ता के संकेत दे रहे थे। हम एक सामुदायिक मेज पर बैठे, जहां व्यापारी और यात्री आपस में बातचीत कर रहे थे। तो लिन मेई ने एक कौर लेते हुए कहा, तुमने वे स्टेशन पर सबसे दिलचस्प चीज क्या देखी है? वेई लिन ने सोचते हुए जवाब दिया, शायद वो वक्त जब मैंने 2 तत्वीय स्तर के साधकों को एक आत्मिक दैत्य के अंडे पर बोली लगाते देखा। बाद में पता चला कि वो नकली था, बहुत ही कुशलता से बनाया गया प्रतिरूप। उसके बाद की बहस अविस्मरणीय थी। रुक, मैंने संदेहपूर्वक कहा। तुम्हारे पिता के पास कहीं से एक असली आत्मिक दैत्य का अंडा उपलब्ध नहीं था, सही? पूरी तरह संयोग, वेई लिन ने मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन हम में से कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। हालांकि उन्होंने उस सौदे से बढ़िया मुनाफा कमाया। हम खाना खाते हुए आसपास के लोगों को देख रहे थे। व्यापारी अलग अलग भाषाओं में मोल भाव कर रहे थे। युवा साधक अपनी तकनीकों की तुलना कर रहे थे, हालांकि वे इसे अनौपचारिक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 2 वृद्ध महिलाएं एक जटिल बोर्ड गेम खेल रही थीं, जिसमें वास्तविक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग हो रहा था। देखो, लिन मेई ने वेई लिन को कोहनी मारी और एक दुकान की ओर इशारा किया। क्या ये सुंदर नहीं है? सामान की दुकान में जेड पत्थर से बनी नक्काशीदार औषधीय उपकरण रखे थे, जिनमें आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के उपचार को बेहतर बनाने के लिए संरचनाएं उकेरी गई थीं। वे वास्तव में उत्कृष्ट शिल्पकला के नमूने थे। वेई लिन ने उन्हें परखा और मुस्कुराया। बुरे नहीं हैं। करीब से देखना चाहोगी? लिन मेई हिचकिचाई। ये शायद महंगे होंगे। उसकी चिंता मत करो, वेई लिन पहले ही दुकान की ओर बढ़ चुका था। मानो यह पहले से ही तुम्हारे हर्ब गार्डन की प्रमुख बनने की पूर्व खुशियां मना रहा हो। उस पद के लिए अभी सालों बाकी हैं, लिन मेई ने विरोध किया, लेकिन वह फिर भी उसके पीछे चल दी। मैंने वेई लिन को व्यापारी से सौदेबाजी करते देखा। उसकी निश्चिंत मुद्रा के पीछे तीखी मोलभाव करने की कला छिपी थी। अंत में सौदा महंगा था, शायद एक बाहरी शिष्य के कई महीनों के भत्ते के बराबर, लेकिन वेई लिन ने बिना झिझक आत्मिक पत्थर चुका दिए। लिन मेई की आंखें चमक उठीं। ये उपकरण बेहतरीन हैं। इनकी संरचनाएं इतनी सटीक हैं, और देखो, ये आध्यात्मिक ऊर्जा को कितनी अच्छी तरह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरी प्रिय जड़ी बूटी विशेषज्ञ के लिए सिर्फ सबसे अच्छा, वेई लिन ने मजाकिया लहजे में कहा, और बदले में उसे लिन मेई से हल्का सा धक्का मिला। मैं उनकी बातचीत देखकर मुस्कुराया, लेकिन खुद को दुकानों से दूर रखा। मेरा आत्मिक पत्थर थैला हल्का था, और मुझे हर कण की जरूरत अपनी साधना के लिए थी। रात में विश्राम करने के लिए हमने वे स्टेशन के आवासीय खंड में 2 कमरे किराए पर लिए। तुम दोनों साथ रहना चाहते हो? मैंने अनजान बने रहते हुए पूछा। नहीं, मेरा मतलब। लिन मेई हल्का सा लज्जित हो गई। 2 कमरे ठीक रहेंगे, वेई लिन ने जल्दी से कहा, ताकि उसे असहज न लगे कि यिन और मैं पहले भी साथ रुके हैं। वैसे भी,
हम साधना पर चर्चा करते हुए देर रात तक जागे रहते हैं। रात में जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत प्यारे लगते हो, खासकर जब अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश कर रहे हो। वी लिन ने तकिया मेरी ओर उछाल दिया। और तुम रोमांस नहीं समझ सकते जब तक वह तुम्हें आत्मिक तकनीक से नहीं टकरा देता। मैं हंसा, फिर चुपचाप छत की ओर देखने लगा। क्या साधना का मार्ग सच में अकेलापन ही है? अध्याय 38, अहंकारी युवा स्वामी। मैं ऊंची आवाजों की गूंज से जागा, जो राहगुजर के स्टेशन की दीवारों से छनकर आ रही थी। वी लिन पहले ही उठ चुका था, खिड़की के पास खड़ा था और चिंतित दिख रहा था। कोई परेशानी? मैंने पूछा, अपनी बाहरी चादर थामते हुए। कोई युवा स्वामी अपनी धौंस जमा रहा है, वी लिन ने उत्तर दिया। लगता है श्याओ कबीले से है। मैं भी खिड़की के पास गया। नीचे आंगन में लोगों की भीड़ जमा थी, जो किसी बहस के इर्द गिर्द खड़ी थी। केंद्र में एक युवा व्यक्ति खड़ा था, जो रजत संयुक्त वस्त्र पहने था। उसके शरीर से निकलती क्यूई ऊर्जा आक्रामकता से भरपूर थी। उसके चारों ओर कई अनुचर खड़े थे, जिनके वस्त्रों पर बादलों की आकृति बनी थी, जो उन्हें श्याओ कबीले का नौकर दर्शा रही थी। श्याओ फेंग, वी लिन ने कहा, इससे पहले कि मैं पूछता। श्याओ कबीले की चौथी शाखा का तीसरा पुत्र, अपने बलपूर्वक वार्तालाप के लिए प्रसिद्ध। श्याओ फेंग का निशाना एक युवा साधक था, जिसने भूरे रंग के सादे वस्त्र पहने थे। उसकी आस्तीन पर बने चिन्ह को देखकर याद आया कि वह किसी छोटे संप्रदाय का शिष्य था, स्टार्स रेस्ट संप्रदाय, जो अधिकांश साधना समुदायों में उल्लेखनीय नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह दावा करने की कि तुम्हारे संप्रदाय की आत्मीय जड़ी बूटियां श्याओ कबीले की जड़ी बूटियों के बराबर हैं? श्याओ फेंग की आवाज आंगन में गूंज उठी। तुम्हारे जैसे तीसरे दर्जे के संप्रदाय को अपनी औकात में रहना चाहिए। स्टार्स रेस्ट संप्रदाय का वह शिष्य अपने स्थान पर खड़ा रहा, हालांकि मैंने उसके हाथों में हल्का कंपन देखा। हमारी जड़ी बूटियां पारंपरिक विधियों से उगाई जाती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। गुणवत्ता खुद बयान करती है। तभी हमारे कमरे में लिन मेई आ गई, उसका चेहरा चिंता में डूबा था। मैंने शोर सुना। उस शिष्य की शीत तुषार घास उगाने की विधि वास्तव में बहुत अनोखी है। मैंने कल ही उसके नमूने देखे थे। अनोखी हो या न हो, वी लिन ने धीरे से कहा, उसे श्याओ कबीले के व्यापारिक समूह से स्पर्धा करने से बचना चाहिए था। अचानक एक तेज आवाज आई, मांस पर प्रहार की आवाज। श्याओ फेंग ने उस शिष्य को तमाचा मारा था, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे हटा। राहगुजर के स्टेशन के रक्षकों ने जानबूझकर दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया, मानो वे इस झगड़े से अनभिज्ञ हों। लिन मेई आगे बढ़ी, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाया। रुको। लेकिन देखो, मैंने सिर हिलाकर भीड़ के किनारे खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। एक युवा व्यक्ति, जिसने सादा लेकिन अच्छी तरह से सिला हुआ वस्त्र पहना था, अपने तलवार के मूठ पर हाथ टिकाए खड़ा था। उसकी क्यूई ऊर्जा बहुत सावधानी से दबाई गई थी, लेकिन उसमें कुछ था जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, उसका रुख, उसकी आंखों में छुपा हुआ गुस्सा। क्या वह शौकीन नौसिखिया? वी लिन बुदबुदाया। वह अब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तलवारधारी युवक ने कदम बढ़ाया, उसका स्वर न्यायपूर्ण आक्रोश से भरा था। सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के नाम पर साथी साधकों को प्रताड़ित करना? तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम कौन हो? श्याओ फेंग मुड़ा, उसके चेहरे पर उपेक्षा और उपहास का मिश्रण था। ली युआन, फ्लोइंग स्ट्रीम संप्रदाय का शिष्य, युवक ने आत्मविश्वास से कहा। वह स्वर मैंने पहले भी सुना था, ऐसा स्वर जो अथाह शक्ति या मूर्खता से उपजा होता है। और मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता जब तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। फ्लोइंग स्ट्रीम संप्रदाय, श्याओ फेंग हंसा। कम से कम स्टार्स रेस्ट संप्रदाय को जड़ी बूटियों का ज्ञान है। तुम्हारा संप्रदाय, जो केवल नदियों की रखवाली करता है, वह क्या समझेगा? जवाब में, ली युआन ने अपनी तलवार एक झटके में खींची। उसकी तलवार सूर्य की किरणों को ऐसे पकड़ रही थी मानो वह खुद एक प्रकाश का स्रोत हो। शायद तुम्हें एक प्रदर्शन की आवश्यकता है? भीड़ पीछे हट गई, उनके चारों ओर एक चक्र बन गया। 1000 रिपल्स स्वॉर्ड आर्ट, ली युआन ने पहला वार किया,
उसकी तलवार पानी पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की तरह झिलमिलाई। उसकी हर एक चाल तरलता से दूसरी में परिवर्तित हो रही थी। शाओ फेंग ने एक तिरस्कार भरी हंसी के साथ अपना हाथ उठाया। स्टोन वॉल पाम। दोनों के हमले एक दूसरे से टकराए, पानी की लहरें चट्टान से टकरा रही थीं। फ्लोइंग स्ट्रीम का तीसरा रूप, कैस्केडिंग रैपिड्स। ली युआन की तलवार की चाल बदल गई, अधिक आक्रामक हो गई। प्रहार लगातार हो रहे थे, प्रत्येक बार शाओ फेंग की रक्षा की कमजोरी तलाश रहा था। शाओ फेंग ने अचानक अपना रक्षात्मक रुख छोड़ दिया। माउंटेन क्रशिंग स्ट्राइक। लेकिन ली युआन पहले ही प्रतिक्रिया दे चुका था। फ्लोइंग स्ट्रीम की अंतिम तकनीक, रिवर कट्स माउंटेन। एक ही वार में उसकी तलवार शाओ फेंग की क्यूई की सबसे कमजोर जगह को भेद गई। शाओ फेंग जमीन पर जा गिरा, उसके वस्त्र फट चुके थे और सीने पर हल्का रक्त रिस रहा था। भीड़ स्तब्ध थी। लेकिन फिर शाओ फेंग हंसने लगा। बुरा हुआ, मैंने बुदबुदाया। इस तरह की हंसी कभी भी कुछ अच्छा नहीं दर्शाती। क्या तुमने सच में सोचा कि मैं अकेले यात्रा करूंगा? अचानक वातावरण भारी हो गया। दो आकृतियां प्रकट हुईं, शाओ कबीले के सेवक, लेकिन उनकी शक्ति मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थी। एलिमेंटल रियल्म, वे लिन फुसफुसाया। दोनों ही। तुम अपने अनुचरों के पीछे छिपोगे? ली युआन लड़खड़ाया। गर्व, शाओ फेंग मुस्कुराया। गर्व वही रखता है जो शक्ति बचाने में सक्षम हो। चांगली, इसे सबक सिखाओ। चांगली नामक रक्षक एक झटके में ली युआन के सामने प्रकट हुआ और एक हल्की सी चपत में उसे कई दुकानों के पार फेंक दिया। शाओ फेंग ने इशारा किया। चांगली ने सफेद आध्यात्मिक अग्नि उत्पन्न की और उसे ली युआन के जलकते शरीर पर छोड़ दिया। क्षणों में ही वह राख बन चुका था। यही सबक है, अपनी जगह पहचानो। वे लिन ने सिर हिलाया। यही कारण है कि हम युवा स्वामी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। लिन मेई पीली पड़ गई। लेकिन यह सही नहीं है। इस दुनिया में सही और गलत का कोई मोल नहीं, मैंने कहा, अपने ही शब्दों की कड़वाहट से चौंकते हुए। अध्याय 39, रॉकी। सुबह का सूरज धीरे धीरे कोहरे को मिटा रहा था जब हम मायरियट पाथ्स सिटी की ओर जाने वाली सड़क पर चल रहे थे। वे लिन के अनुसार हम अपनी मंजिल से केवल कुछ घंटे दूर थे, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शायद यह राख के बिखरने की याद थी, या शायद कुछ और, लेकिन मैं इस बेचैनी को झटक नहीं पा रहा था। मैं बार बार पेड़ों की रेखाओं को देख रहा था, किसी भी हिलते हुए पत्ते या असामान्य छाया पर खास ध्यान दे रहा था। सड़क असाधारण रूप से शांत थी, न तो कोई डाकू, न कोई आत्मिक जीव, और न ही कोई सनकी साधु जो हमें अपनी आत्मज्ञान को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा हो। लिन मेई ने मेरी बेचैनी को भांप लिया। क्या बात है? तुम बार बार इधर उधर देख रहे हो, जैसे किसी मुसीबत की उम्मीद कर रहे हो। बस। मैं झिझक गया, यह कहने से बचने के लिए कि मैं सिर्फ वहम पाल रहा था। यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है ना? कुछ ज्यादा ही सुचारू रूप से। वी लिन कराह उठा। अब तुमने कर ही दिया। ऐसा कभी जोर से नहीं कहते। यह तो सीधे सीधे स्वर्ग को चुनौती देने जैसा है कि वे तुम्हें गलत साबित करें। अरे, मेरी गलती मत निकालो, मैंने विरोध किया, हाथ उठाते हुए। मैंने तो बस एक सवाल का जवाब दिया था। अब देखना, हम पर आत्मिक जीवों का हमला होगा, वे लिन ने नाटकीय अंदाज में कहा। या शायद कुछ दुष्ट साधक हमें अपनी सारी दौलत सौंपने के लिए मजबूर करेंगे। या फिर कोई भटकता हुआ अमर स्वर्ग से उतरकर हमें कविता प्रतियोगिता में चुनौती देगा, लिन मेई ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। ऐसा मजाक भी मत करना, वे लिन कांप उठा। मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्होंने एक शराबी अमर से मुलाकात की थी, जिसने पूरे दिन सबको केवल 5 अक्षरीय छंदों में बात करने के लिए मजबूर किया था। तुम बनावटी बातें कर रहे हो, मैंने आरोप लगाया। काश ऐसा होता। पूरा शहर इससे प्रभावित हुआ था। वे लिन चुप हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि हमने सड़क के एक मोड़ को पार किया। हमारे सामने, पूरी सड़क को अवरुद्ध करते हुए, एक जीव खड़ा था जिसे केवल एक जीवित पर्वत कहा जा सकता था। यह प्राणी कम से कम 15 फीट लंबा था,
और ऐसा लग रहा था कि इसका शरीर पूरी तरह से कठोर चट्टानों से बना था। इसकी विशेषताएं अस्पष्ट रूप से मानव जैसी थीं, लेकिन वैसे जैसे कोई बच्चा पत्थर पर चेहरा उकेरने की कोशिश करे, केवल खुरदरे कोण और मोटे आकार। हम सभी सतर्क हो गए, लगभग स्वचालित रूप से रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। हालांकि प्राणी ने कोई आक्रामक हरकत नहीं की। इसके बजाय यह बस वहीं खड़ा रहा, अपने विशालकाय हाथों को आगे फैलाए हुए, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। वी लिन, मैंने धीरे से कहा, तुमने यह तो नहीं बताया था कि शहर में प्रवेश करने के लिए एक पत्थर को शुल्क देना पड़ता है? क्योंकि ऐसा नहीं होता, उसने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। मैंने पहले इस सड़क पर ऐसा कुछ नहीं देखा है। 100 आत्मिक पत्थर पार करने के लिए, एक ऊंची आवाज ऊपर से गूंजी। हमने ऊपर देखा और एक छोटी आकृति निकटवर्ती पेड़ से कूदकर पत्थर के दैत्य के कंधे पर उतर गई। वह एक लड़का था, जिसकी उम्र 11 या 12 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। उसके बिखरे हुए काले बाल और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिससे तुरंत अपनी धन की थैली की जांच करने का मन करता। उसके कपड़े सादे भूरे रंग के थे, जो समय के साथ घिस चुके थे। उसने प्यार से पत्थर के दैत्य के सिर पर थपथपाया। है ना, रॉकी? लड़के ने पूछा। पत्थर का दैत्य, जिसे स्पष्ट रूप से रॉकी कहा जाता था, ने सहमति में गहरी गूंज निकाली। हम कुछ भी नहीं दे रहे, वी लिन ने दृढ़ता से कहा। यह एक सार्वजनिक सड़क है। 90 आत्मिक पत्थर, लड़के ने तुरंत मोलभाव किया। यह सौदा है। रॉकी आमतौर पर इससे कहीं अधिक शुल्क लेता है ना, दोस्त? पत्थर का दैत्य सिर हिलाया, हालांकि मुझे यह लगा कि वह बस लड़के की नकल कर रहा था। ऐसा नहीं होगा, वी लिन ने जवाब दिया। 50 आत्मिक पत्थर, लड़के ने फिर कोशिश की। आओ, यह तो लगभग मुफ्त में देने जैसा है। सुनो, लिन मेई आगे आई, उसकी आवाज कोमल थी। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यहां अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। लड़के की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैं बच्चा नहीं हूं। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास रॉकी है। और मुझ पर दया दिखाने की कोशिश मत करो, तुम बूढ़ी औरत। लिन मेई की कोमल मुस्कान स्थिर हो गई। मैंने महसूस किया कि वातावरण का तापमान गिर गया था। अज्योर, मैंने मन में पुकारा, इस जीव के बारे में क्या बता सकते हो? यह एक स्टोन गार्जियन है, अज्योर ने जवाब दिया। एक प्रकार का आत्मिक जीव जो खनिज समृद्ध क्षेत्रों में बनता है। यह कीमती पत्थरों और धातुओं को अवशोषित करके काफी शक्तिशाली बन सकता है। यह अभी केवल 5वीं क्यूई संघनन अवस्था में है। इसकी प्राकृतिक वृद्धि दर को देखते हुए, यह या तो बहुत युवा है या फिर इसे पर्याप्त पोषण नहीं मिला है। 5वीं अवस्था, मैंने भौहें चढ़ाई। यह तो अभी भी हमारी किसी भी स्तर से ऊपर था। और लड़का? इन दोनों के बीच एक आत्मिक बंधन है, अज्योर ने पुष्टि की। काफी मजबूत है। लड़का जरूर इस गार्जियन से तब मिला होगा जब यह पहली बार बना होगा। बातचीत तेजी से बिगड़ रही थी। लड़के ने मोल भाव करना छोड़ दिया था और अब केवल गुस्से में चिल्ला रहा था, विशेष रूप से लिन मेई की अत्यधिक उम्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अंतिम चेतावनी, लड़के ने घोषणा की। भुगतान करो या परिणाम भुगतो। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो उसका चेहरा लाल हो गया। रॉकी, इन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अध्याय 40, असंख्य मार्गों का नगर। असंख्य मार्गों का नगर वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता था। जैसे ही हम पास पहुंचे, मुझे समझ आया कि इसे अनगिनत सड़कों का नगर क्यों कहा जाता था। दर्जनों मुख्य मार्ग इसकी दीवारों पर आकर मिलते थे, जैसे किसी पहिए की तीलियां, और हर एक मार्ग किसी दूरस्थ क्षेत्र से जुड़ा था। व्यापारिक कारवां और यात्री निरंतर प्रवाह में इन रास्तों पर चलते रहते, जिससे पूरा नगर एक विशाल मकड़ी के जाल जैसा प्रतीत होता था, जिसमें शहरी केंद्र उसका हृदय था। पूरब महाद्वीप का हर मुख्य मार्ग यहां से होकर गुजरता है, वी लिन ने समझाया, जब उसने मेरी चौड़ी आंखों से मेरी जिज्ञासा भांप ली। मूल नगर 3 प्राचीन आत्मिक धमनियों के संगम पर बना था। समय के साथ, जब विभिन्न संप्रदायों ने महाद्वीप में अपनी पकड़ बनाई, तो नए मार्ग निर्मित हुए, जो उन्हें इस केंद्रीय बिंदु से जोड़ते चले गए। क्या यह स्थान आत्मिक धमनियों के कारण ही इतना महत्वपूर्ण बन गया?
मैंने जिज्ञासावश पूछा। आंशिक रूप से, वी लिन ने सिर हिलाया। ये धमनियां शहर की विशाल संरचनाओं और रक्षात्मक व्यवस्थाओं को सशक्त बनाए रखने में सहायक रहीं। लेकिन असली कारण? यह केवल भौगोलिक स्थिति है। हम उन मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक बीच में हैं, जहां अधिकांश संप्रदायों के गढ़ स्थित हैं। नगर के चारों ओर का जंगल अज्योर पीक के आसपास दिखने वाले किसी भी जंगल से अलग था। प्राचीन वृक्ष, जिनके तने किसी घर से भी चौड़े थे, एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की रोशनी तक धरती पर मुश्किल से पहुंच पाती। इनके विशाल जड़ें जगह जगह मिट्टी को फाड़कर बाहर निकली थीं, जिससे प्राकृतिक मेहराब और गुफाएं बन गई थीं, ऐसी गुफाएं जो किसी गुप्त रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत होती थीं। यह जगह एकदम परफेक्ट है, लियू चेन ने घोषणा की, हमें एक विशाल वृक्ष की जड़ों के बीच बने एक गुफानुमा स्थान की ओर ले जाते हुए। रॉकी यहां सुरक्षित रहेगा और कोई उसे तंग नहीं करेगा। मैंने देखा कि लड़का अपने पत्थर जैसे मित्र की विशाल टांग को गले लगा रहा था, लेकिन उसकी छोटी बाहें उसके आधे हिस्से तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। मैं जल्द वापस आऊंगा, ठीक है? सच में बहुत जल्द। और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे पत्थर लेकर आऊंगा। रॉकी ने एक धीमी, गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकाली, जो किसी तरह सांत्वना और उदासी दोनों व्यक्त कर रही थी। विशाल पत्थर राक्षस ने बहुत कोमलता से लियू चेन के सिर पर अपनी एक विशाल उंगली रखी, जबकि उसकी शक्ति इतनी थी कि वह शायद इस प्राचीन वृक्ष को उखाड़ सकता था। तुम्हें वादा करना होगा कि छुपे रहोगे, लियू चेन ने सख्ती से कहा, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही तुम्हें कुछ दिलचस्प सुनाई दे, कोई स्वादिष्ट पत्थर सूंघने को मिले, या फिर कोई किसी छोटे जानवर को तंग कर रहा हो, मैं जानता हूं कि तुम इस बारे में कितने संवेदनशील हो, फिर भी तुम्हें यही रहना होगा। वी लिन मेरे पास झुककर फुसफुसाया, हम बस थोड़े समय के लिए जा रहे हैं। क्या यह सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने देखा कि लियू चेन अब भी रॉकी को सख्त निर्देश दे रहा था, जिसमें डाकुओं को रोकने, भूले भटके यात्रियों की मदद करने, और यहां तक कि किसी भी गुजरते हुए आत्मिक पशु से दोस्ती करने की मनाही जैसी बातें शामिल थीं। बच्चे के पास रॉकी के अलावा कोई नहीं है, मैंने धीरे से जवाब दिया। शायद वह डर रहा है कि उसके जाने के दौरान कुछ गलत हो सकता है। मैंने यह नहीं जोड़ा कि मुझे एक और चिंता थी, रॉकी जैसा एक शक्तिशाली पत्थर संरक्षक सही व्यक्ति के हाथों में बहुत मूल्यवान साबित हो सकता था। साधना की दुनिया हमेशा शक्तिशाली प्राणियों के प्रति दयालु नहीं थी, खासकर जब उनके पास कोई मजबूत संरक्षण न हो। रॉकी वादा करता है, रॉकी ने बोलने की कोशिश की, उसकी आवाज पत्थरों की रगड़ जैसी थी, जिससे हम सब चौंक गए। यह पहली बार था जब हमने उसे सच में बोलते सुना। तुम बोल सकते हो, लिन मेई ने आश्चर्य से कहा। थोड़ा कठिन ए शब्द बनाना, रॉकी ने धीरे धीरे कहा। देखा? रॉकी बहुत समझदार है, लियू चेन ने गर्व से कहा। वह अभ्यास कर रहा है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लियू चेन की आवाज में जो गर्व झलक रहा था, वह सच्चा और प्यारा था। आखिरकार, 1 घंटे के भावनात्मक विदाई के बाद, लियू चेन पीछे हटा। रॉकी का विशाल शरीर संकुचित होने लगा, तब तक जब तक वह केवल एक साधारण चट्टान जैसा न लगने लगा, लगभग 6 फीट चौड़ा। परिवर्तन इतना संपूर्ण था कि मैं उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण भी महसूस नहीं कर सका। यह तो अद्भुत है, मैंने बुदबुदाया। सच में, अज्योर ने मेरे मन में सहमति दी। अपनी आध्यात्मिक हस्ताक्षर को पूरी तरह से दबाए रखते हुए सचेत रहना। यह अत्यधिक उच्च स्तर की क्यूई नियंत्रण क्षमता दर्शाता है। यदि मुझे पहले से इसका पता न होता, तो मैं इसे कभी पहचान ही नहीं पाता। कम से कम अब हमें उसके अपहरण की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैंने सोचा। हालांकि अब मुझे चिंता हो रही है कि कहीं कोई साधना उत्साही उसे प्रशिक्षण उपकरण की तरह न इस्तेमाल कर ले। मैंने उन सभी साधना उपन्यासों को याद किया, जहां महत्वाकांक्षी युवा साधक अपने शरीर को मजबूत करने के लिए चट्टानों को घूंसे मारते थे। कहीं बेचारा रॉकी किसी का अभ्यास लक्ष्य न बन जाए। किसी के लिए ठीक इसी चट्टान को अभ्यास के लिए चुनने की संभावना बहुत कम है, अज्योर ने मुझे आश्वस्त किया, हालांकि उसकी आवाज में हल्का मनोरंजन झलक रहा था।
नगर के द्वार पर। जैसे ही हम नगर के द्वार पर पहुंचे, मुझे समझ आया कि वेई लिन ने लियू चेन को हमारे साथ लाने पर जोर क्यों दिया था, बजाय इसके कि वह स्वयं ही चोरी छिपे नगर में घुसने की कोशिश करता। दीवारें प्रभावशाली थीं, कम से कम 100 फीट ऊंची, और उन पर सुरक्षा जादुई रूप से चमक रहा था। जिन कबीले के रंगों में पहने पहरेदार किलेबंदी पर गश्त कर रहे थे, जबकि आत्मिक शक्ति से सशक्त किए गए शिकारी कुत्ते दीवारों के चारों ओर घूम रहे थे। तुम, एक पहरेदार ने अचानक चिल्लाकर लियू चेन की ओर इशारा किया। फिर से परेशानी करने आए हो? रॉकी कोई राक्षस नहीं है, लियू चेन ने चिल्लाकर जवाब दिया, उसके छोटे छोटे हाथ गुस्से में मुट्ठी बन गए। वह मेरा दोस्त है। और हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, पहरेदार ने हंसी उड़ाते हुए कहा। पिछले हफ्ते वाले व्यापारी काफिले का क्या? या वह पुल जो तुमने तोड़ा था? वह पुल पहले से ही गिरने वाला था, लियू चेन ने विरोध किया। और वे व्यापारी खुद शुरू हुए थे। उन्होंने रॉकी को पकड़ने की कोशिश की। इससे पहले कि झगड़ा और बढ़ता, वेई लिन आगे बढ़ा और शांत स्वर में कहा, वरिष्ठ बंधु, यह लड़का मेरे साथ है, नगर में उसके व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जैसे ही पहरेदारों ने वेई लिन को पहचाना, उनका रवैया तुरंत बदल गया। युवा स्वामी वेई, क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि यह लड़का आपकी देखरेख में है। कोई बात नहीं, वेई लिन ने सहजता से कहा। आप बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। नगर के भीतर प्रवेश करते हुए, मैंने देखा कि लियू चेन ने आखिरी बार जंगल की ओर देखा, जहां रॉकी छिपा हुआ था। चिंता मत करो, मैंने कहा। तुम बहुत जल्द उससे फिर मिलोगे।